अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के बेटों और नवाज शरीफ साहब के बेटे के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज के व्लॉग में आपसे शेयर करनी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान हालात तब्दील हो रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में आसानियां पैदा होंगी? कोई मुज़ाकरात होने वाले हैं? इस हवाले से कुछ खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त मशरक़ के वुस्ता में क्या कर रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान और भारत का जो मामला चल रहा था उस हवाले से कुछ तफसीलात है। और मोदी साहब का जो दौरा पाकिस्तान था, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो कैसे यहां पे आए, किस किस को मालूम था, उस हवाले से भी कुछ खबरें, कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले इमरान खान साहब के बेटों ने मारियो नौफल को इंटरव्यू दिया। ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वो इंटरव्यू देखा और जिस दिन वो इंटरव्यू आया मैंने आपके साथ व्लॉग बनाया और उस व्लॉग के अंदर मैंने आपको कहा कि ये दुनिया की बहुत बड़ी खबर बनने वाली। अब आप देखेंगे कि दुनिया इसको कैसे कवर करेगी, कितनी बड़ी ये खबर बनेगी। उस वक्त सब लोग ये कह रहे थे कि जी ये तो ट्विटर के ऊपर इंटरव्यू हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन एनीवे वो इंटरव्यू अब बहुत ज्यादा देखा गया है। अभी तक तकरीबन 20 मिलियन, जी हाँ जी, 2 करोड़ लोग वो इंटरव्यू देख चुके हैं। मारियो नौफल ने भी उसके ऊपर ट्वीट करके बताया कि देखें जनाब, 20 मिलियन से ज्यादा लोग ये इंटरव्यू देख चुके हैं। जमायमा खान साहिबा ने भी उस इंटरव्यू के हवाले से ट्वीट की, जिसको हजारों लोगों ने, कोई ट्वीट उनका 7,000 दफा रीट्वीट हुआ है, कोई ट्वीट 30,000 दफा रीट्वीट हुआ है, बहुत सारे लोगों ने उसको रीट्वीट किया। और अब आलमी मीडिया की फ्रंट पेजेस पे, जी हाँ जी, आलमी मीडिया के फ्रंट पेजेस के ऊपर अब ये खबर लगी हुई है कि इमरान खान साहब के बेटों ने क्या कहा। उन्होंने अपने वालिद साहब की जिंदगी के हवाले से कैसे तहफ्फुज़ात का इजहार किया और इमरान खान के साथ क्या सलूक हो रहा है जेल के अंदर। ये सारी चीजें जो हैं अब आलमी मीडिया की सुर्खियों में आपको नजर आ रही हैं। अगर आप देखें कि जमाइमा ने जो एक ट्वीट किया हुआ है उसमें उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जी रिचर्ड ग्रैनल का शुक्रिया अदा किया मेरे बेटों ने। उस ट्वीट को रिचर्ड ग्रैनल ने भी रीट्वीट किया, इमरान खान साहब के बेटों के इंटरव्यू वाले ट्वीट को, और उस पे अभी तक 16,000 से ज्यादा रीट्वीट्स आ चुकी हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इससे काफी घंटे पहले मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था। अब तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा उस पर रीट्वीट्स वगैरह और व्यूज आ चुके हों। अच्छा, फिर जिस तरह मैंने आलमी मीडिया का जिक्र किया, बरतानिया का द टाइम्स वो इसको कवर कर रहा है, इंडिपेंडेंट इसको कवर कर रहा है, उसके अलावा दीगर जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इदारे हैं वो इसको कवर कर रहे हैं। और फिर इंपॉर्टेंट शख्सियात, रिचर्ड ग्रैनल ने इसको रीट्वीट किया। फिर जो इंटरनेशनल बड़े बड़े सहाफी हैं जैसे क्रिस्टियाना अमानपुर, उन्होंने भी जमाइमा के ट्वीट को एक तरह से कोट ट्वीट किया हुआ था और उसके ऊपर भी कई हजार रीट्वीट्स हो चुके थे, लाखों उसके ऊपर व्यूज हो चुके थे। और उन्होंने भी लिखा हुआ है कि माय फ्रेंड जमाइमा सन्स आर नाउ स्पीकिंग आउट अबाउट देयर फादर इमरान खान्स ongoing solitary confinement in Pakistan. The UN says the former PM is being arbitrarily detained. Watch their full interview below. तो इस तरह की इंपॉर्टेंट शख्सियात भी इसको डिस्कस कर रही हैं। रिचर्ड ग्रैनल, जिस तरह मैंने कहा, उन्होंने भी रीट्वीट किया जिस वक्त ये इंटरव्यू आया था और मैंने उस वक्त अर्ज की थी कि अब ये बहुत बड़ी आलमी खबर बनने जा रही है। और वही आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इंटरेस्ट है। जो मारियो है वो भी हैरत का इजहार कर रहा है, जिसने इंटरव्यू किया था, कि इतने ज्यादा व्यूज हो गए हैं। और उसने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा भी कि इस इंटरव्यू का क्या रिएक्शन आया है। उन्होंने, अगर आप मारियो के जाके ट्विटर पे देखें, उन्होंने लिखा कि इन जस्ट वन डे माई इंटरव्यू विद कासिम एंड सलमान, देयर फर्स्ट एवर अबाउट देयर जेल्ड फादर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, रीच्ड ओवर 20 मिलियन व्यूज ऑन एक्स। ठीक है, वो सिर्फ एक्स के ऊपर 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज हुए। द ग्लोबल इंपैक्ट हैज बीन इमीडिएट, हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स, हंड्रेड्स, कह रहे कई 100 आर्टिकल्स, नेशनल टीवी कवरेज एंड ए वेव ऑफ अवेयरनेस दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कि दुनिया भर में जनाब ये मैसेज पहुंचा है इमरान खान साहब के बेटों का, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था इमरान खान साहब के बेटों का, और उन्होंने उस मौके पे दिया जहां पे आपको पता है कि इमरान खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अब हालात तब्दील हो रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। लेकिन मियां साहब के बेटे का भी यहां पे जिक्र करना जरूरी है, जहां पे इमरान खान साहब के बेटे जो है वो मीडिया की सुर्खियों में है, आलमी मीडिया उनको कवर कर रहा है। वहां पे नवाज शरीफ साहब के बेटे जो हैं वो भी मीडिया की सुर्खियों में हैं। नवाज शरीफ साहब के साहबजादे जनाब हसन नवाज साहब, जो पहले बरतानिया में बैंक डिफॉल्टर डिक्लेयर हुए, बैंक रप्ट डिक्लेयर हुए, अब उन्होंने बरतानिया में अपनी तमाम 7 कंपनियां बंद कर दी हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर मीडिया हाउसेस भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि बैंक डिफॉल्टर होने के बाद हसन नवाज की बरतानिया में तमाम 7 कंपनियां बंद कर दी गई।
तो जनाब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मियां साहब के साहबजादे के हवाले से भी आ रही है कि उन्होंने बरतानिया में अपनी सारी कंपनियां बंद कर दी हैं, और इसलिए कि इससे पहले वो बैंक डिफॉल्टर हुए थे, टैक्स डिफॉल्टर भी हुए थे, और आपको याद होगा कि उस वक्त वो भी बहुत सारी मीडिया इसकी कवरेज हुई थी और मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था कि कैसे उनको टैक्स डिफॉल्टर की लिस्ट में डाला गया बरतानवी हुकूमत की जानिब से। उससे पहले उन्होंने अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर किया और अब उन्होंने अपनी सारी जो 7 कंपनियां हैं बरतानिया में वो बंद कर दी हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, मैं थोड़ी सी खबर की तफसील भी पढ़ के सुनाता हूं। टैक्स अदा न करने पर लाखों पाउंड्स के जुर्माने के बाद हसन नवाज के बरतानिया में तमाम कारोबार बंद कर दिए गए हैं जी। हसन नवाज 7 कंपनियों के डायरेक्टर थे, 7 तहलील कर दी गई हैं। बरतानिया ने हसन नवाज शरीफ को टैक्स डिफॉल्टर करार दे के 5 मिलियन पाउंड यानी 52 लाख पाउंड जुर्माना भी किया था। तो ये जनाब 2 बड़ी खबरें इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से और नवाज शरीफ साहब के बेटे के हवाले से। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि उन्होंने इंडिया को एक बाकायदा तौर पे उन्होंने दावत दी है कि आप आए, हमसे बामकसद मुज़ाकरात करें। इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर हालात बेहतर होते हैं तो अच्छी बात है, खित्ते के लिए अच्छा होगा, कश्मीर के ऊपर भी बात होगी, सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। क्या इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ बात करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मोदी साहब इस मूड में, स्पेशली जब से उनको शिकस्त हुई और जब से उनके साथ वो हालत हुई है जो पूरी दुनिया ने देखी, उसके बाद से मोदी साहब काफी जो है मुझे लगता है गुस्से में इस वक्त वो शायद बात ना करें। पर एनीवे मोदी साहब माजी में पाकिस्तान को एंगेज करते रहे। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मोदी साहब पाकिस्तान आए थे और उस वक्त के जो सेक्रेटरी खारजा थे एजाज चौधरी साहब, उन्होंने ARY को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जी बतौर सेक्रेटरी खारजा मुझे भी नहीं पता था कि मोदी साहब आ रहे हैं। मुझे भारत के सफीर का फोन आया कि काबुल से चल पड़े हैं मोदी साहब और वो आ रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने आगे फोन वगैरह किया प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह या कहीं पे, और फिर उनको पता चला कि जी हाँ जी मोदी साहब आ रहे हैं, और मोदी साहब अचानक फिर वहां पे पहुंचे। अगर मोदी साहब को पहले वीजा दिया गया होता या उनके जो साथ उनके जो अंतराज था, जो उनके साथ पूरा एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं वो वफ्द था, अगर उनको वीजे दिए होते तो सेक्रेटरी खारजा साहब को पता होता। इसलिए कि ये भी अक्सर बहस होती है कि उन लोगों को वीजे मिले थे या नहीं मिले थे, फिर शायद ऑन अराइवल उन लोगों को वीजे मिले हों। पर एनीवे मोदी साहब आ गए और फिर मोदी साहब ने शादी में भी शिरकत की। तो हो सकता है कि अब मियां साहब जो है मोदी को राजी करने में कोई इंपॉर्टेंट किरदार अदा करें, उनको मुज़ाकरात के टेबल पर लाने के लिए। इसी वजह से शायद उन्होंने अभी तक मोदी का नाम लेके उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। लेकिन ये आज जो साबिक हमारे सेक्रेटरी खारजा हैं एजाज चौधरी, उन्होंने बताया जनाब कि जब यहाँ पे मोदी साहब आए थे तो बतौर सेक्रेटरी खारजा मुझे इल्म नहीं था, मीटिंग मुस्बत हुई मगर आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त जो आए थे काफी बातचीत हुई लेकिन चीजें आगे उस तरह नहीं बढ़ सकी। उन्होंने ये भी बताया कि जी चीन से हमारा रिश्ता मजबूत है, उन्होंने कभी हमारे अंदरूनी मामलात में दखल नहीं दिया। और इस सारे मौके के ऊपर जो पाकिस्तान भारत में चली ये जंग चली, उसमें इंडिया को ये भी बड़ी तकलीफ है कि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसके साथ साथ आजरबाईजान और तुर्की से भी उनको बड़ी जो है नाराजगी। और बहुत सारे जो इंडियन लोग हैं वो ये कह रहे हैं जी हम तुर्की का बाइकआउट करेंगे, हम आजरबाईजान का बाइकआउट करेंगे, अब हम हॉलीडेज पे वहां नहीं जाएंगे, टूरिज्म जो है अब हम तुर्की में नहीं करेंगे या आजरबाईजान में नहीं करेंगे। तो उस हवाले से भी भारत के अंदर कैंपेन चल रही है कि जी इन दोनों ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया तो लिहाजा इनका बाइकआउट किया जाए। आप तो ये कहते हैं जी पाकिस्तान को हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची हमने तबाह कर दिया, तो फिर किसी ने अगर साथ दिया है तो उसमें तो उनकी अपनी सुखी होगी। आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि हकीकत यही है कि जो आपके साथ हुआ है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। जी हाँ जी, तजर्बाकारों की हुकूमत है, 3 साल से तजर्बाकार मुल्की मैशत को दुरुस्त कर रहे हैं। डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान पर कर्जे मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच के, अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो इसमें बताया गया कि पाकिस्तान का कर्जों पर इन्हिसार मजीद बढ़ गया और मुल्क पर कर्जे और वाजिबात मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। और जो फिगर कोट हो रहा है वो तकरीबन 90,000 अरब डॉलर का है, यानी 89,834 अरब रुपए हो गए हैं कर्जे के हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। ये मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह है। इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर 90,000 अरब रुपए का कर्जा है और तजर्बाकारों की हुकूमत है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज के मुताबिक मार्च 2025 तक पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात जो हैं वो तकरीबन 89,834 अरब रुपए हो गए हैं।
एक साल में कर्जों और वाजबात में 8,384 अरब रुपए और रवा माली साल के दौरान जनाब पिछले साल जुलाई से इस साल मार्च तक इस दौरान जो कर्जों और वाजबात में इजाफा हुआ है वो 4,377 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जनाब। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गए हैं। हमारा मुल्क कितना मकरूज है, लेकिन दूसरी जानिब आप देखें तनख्वाहें बढ़ रही हैं, वुजरा की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, हुक्मरानों के प्रोटोकॉल्स में कोई कमी नहीं आ रही, बड़े बड़े जनाब इनके ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और जिस किस्म के प्रोटोकॉल ये एंजॉय कर रहे हैं हर सतह के ऊपर, चाहे वो अफसरशाही हो, चाहे वो वुजरा हो, चाहे वो सियासतदान हो, आईनी ओहदों पे बैठे हुए लोग हों या कोई और मौजूद शख्सियात हो, एक मुल्क जिसके ऊपर 90,000 अरब रुपए का कर्जा है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि इस तरह का लाइफस्टाइल हो हमारी हुक्मरान शराफिया का? लेकिन जनाब यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, एसीज के लिए, डीसीज के लिए, जनाब इस महकमे के लिए गाड़ियां आ रही हैं, ये नए घर बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हालत हमारी इकोनॉमी की ये है कि मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन इस वक्त हमारे ऊपर कर्जा जो है वो चढ़ चुका है। सदर ट्रंप ने अपने दौरा मशरिक वस्ता के दौरान कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी साइन किए हैं। वहां पे एक उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट भी की, उन्होंने शाम के ऊपर से तमाम पाबंदियां हटाने की बात की। शाम के जो सदर हैं उनसे भी मुलाकात की। ये शाम के वही सदर हैं जिनका नाम अभी भी जो रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस अमेरिका का अपना जो ट्विटर अकाउंट है, जहां पे दुनिया भर के वो लोग जो मतलूब है अमेरिका को, कोई दहशतगर्दी में मतलूब है, कोई फ्रॉड में मतलूब है, अभी भी उनका नाम वहां पे, उनकी तस्वीर उस जगह पे लगी हुई है शाम के इस सदर की, जिसके ऊपर 10 मिलियन, जी हाँ जी, $1 करोड़ की बाउंटी है। $1 करोड़ का उनके सर की कीमत मुकर्रर की गई है कि जी हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन दें, अगर ये गिरफ्तार होते हैं तो हम आपको $10 मिलियन देंगे। अभी भी जनाब ये इनकी तस्वीर वहां पे लगी हुई है। मोहम्मद अल जौलानी उस वक्त इनको कहते थे, अब अहमद अल शरा के नाम से ये ज्यादा जाने जा रहे हैं, और इनकी ट्रंप साहब से मुलाकात भी हुई है, और अब कहा जा रहा है कि जनाब ये सीरिया में एक नए दौर का आगाज होगा। और उसके साथ साथ बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आलमी मीडिया की कवरेज है इस हवाले से। ये सामने आप देख सकते हैं, टाइम्स ने भी इसको कवर किया है कि ये जो मिले हैं आके जनाब शाम के सदर ट्रंप से, उससे पहले उन्होंने किस चीज की गारंटी दी है। शाम में आपको पता है पहले बशार उल असद की हुकूमत थी और इसराइल को बड़ी तकलीफ होती थी। अब ये टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है, सीरियन प्रेसिडेंट प्लेज्ड पीस विद इजराइल बिफोर ट्रंप कॉम्प्लीमेंट, यानी उन्होंने पहले इस चीज की कॉम्प्लीमेंट दिया, इस चीज की एक तरह से गारंटी दी है कि जनाब हम इसराइल के साथ हमारा अमन है। ये वो लोग हैं जो खित्ते में एक दूसरे को तो मारते रहते हैं, लेकिन इसराइल की तरफ इनका मुंह नहीं होता, तो इसराइल से इनका अमन है। पर एनीवे इनको एक तरह से अब ट्रंप साहब ने मान भी लिया है, इनसे वो मिले भी हैं, पाबंदियां भी खत्म हो गई हैं, और शाम का पूरा मुल्क जो है इन साहब के हवाले कर दिया गया है, जिनके ऊपर पहले अमेरिका ने इनके सर की कीमत $10 मिलियन मुकर्रर की हुई थी। अच्छा, ये तो उधर जो हो रहा था वो तो हो रहा था। नून लीग के एक यूट्यूबर और नून लीग के एक रहनुमा परवेज संदेला साहब ने ट्वीट कर दी, और किसी ने ट्वीट ये शेयर की हुई थी स्क्रीनशॉट। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता यार, इतनी भी अन्नी नहीं मिची हुई कोई इतनी सतही बात कर देगा। अब वो जो शाम के सदर हैं उनकी वो जो है उन्होंने बारिश हैं, और वो जनाब जब ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं, एक तस्वीर है वो साइड पोज की तस्वीर है, तो जनाब वो संदेला साहब ने वो तस्वीर शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि सऊदीया में वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की सदर ट्रंप से मुलाकात, ट्रंप की भारत से तारीखी फतह पर मुबारकबाद। उन्होंने ना सिर्फ अता तारड़ साहब की मुलाकात करवाई, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने भारत से जो तारीखी फतह हुई है उसके ऊपर मुबारकबाद भी दी है। नीचे उन्होंने लिखा, फड़ो यूथियो। यार वैसे वो इमरान खान साहब ने एक दफा एक बात की थी, क्या बात कही थी उन्होंने, वो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि ये जनाब थिंक टैंक हैं, ये उनके वो हैं, ये वो लोग हैं उनके जो सोशल मीडिया पे बयानियां बनाते हैं। तो तस्वीर देखें कौन सी शेयर की, और साथ ही कह दिया फड़ो यूथियो। ये तो मेरे ख्याल जो ये तो कोई भी नहीं पकड़ सकता इतनी बड़ी बात पर। एनीवे जनाब परवेज संदेला साहब ने कहा है जनाब अता तारड़ साहब की मुलाकात हुई, और फिर मैंने जाके इनके ट्विटर अकाउंट पे देखा, मैंने कहा कोई इतनी जाहिलाना बात कोई ऐसे नहीं कर सकता, कौन मतलब इस किस्म की चीज जो है वो शेयर कर सकता है। तो फिर जाके मैंने देखा तो माशाल्लाह उन्होंने जो है वो शेयर की भी थी, शायद उनके साथ किसी ने शेयर की होगी, किसी ग्रुप के अंदर किसी ने उनको भेज दी होगी, और वो जज्बात में आके उन्होंने कर दी होगी। मेरे ख्याल में उनको जो भारत से हमारी फतह हुई है उस पर तो कोई दो राय नहीं, ट्रंप को मुबारकबाद तो देनी चाहिए।
भारत को तो फैंटी लगाई है हमने। तो उसी मेरे ख्याल में हुब्बुल वतनी के जज्बात में और भारत को शिकस्त देने के जोश में वो ये ट्वीट कर गए। उन्होंने समझा होगा कि शायद अता तारड़ साहब वहां पे गए और उन्होंने मुबारकबाद दी है ट्रंप साहब ने। लेकिन नीचे जो उन्होंने ये लिखा ना कि फड़ो यूथियो, तो फिर वो मेरे ख्याल में उसकी वजह से शायद ज्यादा फिर लोगों ने वो उसके ऊपर कोई तनकीद वगैरह भी हो रही है और मजाक भी उड़ रहा है और लोग काफी ज्यादा उसके ऊपर बात वगैरह भी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। पर एनीवे जनाब, ये अता तारड़ साहब की जो है तस्वीर नहीं है, ये शाम के सदर की तस्वीर है। अच्छा, इमरान खान साहब से जो बेटों की बातचीत करवानी होती है, जो अदालत का हुक्म है, उस हवाले से जेल इंतजामिया दोबारा अदालत पहुंच गई थी और उन्होंने कहा था कि इस हुक्म को खत्म किया जाए, लेकिन इंतजामिया को वो जो पटिशन है वो रद्द कर दी गई और जेल हुकाम को ये ऑर्डर दिया गया अदालत की जानिब से कि हर हफ्ते आप इमरान खान साहब की अपने बेटों से भी मुलाकात करवाएं और जो दीगर सहूलियत वगैरह हैं वो भी उनको दी जाएं। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से अली अमीन साहब ने जो है ना वो इंटरव्यू के हवाले से कहा कि मैंने कासिम और सलमान के इंटरव्यू देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता असली है या नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है वो फेक हैं या असली हैं। उन्होंने कहा जी एआई का दौर है तो कोई पता नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में शायद अब तक उनको पता चल गया होगा कि वो असली हैं। अच्छा, भारत में जहां पे बहुत सारे ममालिक का बाइकआउट किया जा रहा है, वहां पे बहुत सारी जो न्यूज आउटलेट्स हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स वगैरह भी वहां पे बैन किए जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं, जिसमें चाइना की जो इदारे हैं, न्यूज इदारे, वो भी शामिल हैं। TRT जो तुर्की का न्यूज चैनल है वो भी शामिल है। तो भाई ये ट्विटर अकाउंट रोकने से, न्यूज चैनल्स रोकने से, उसके अलावा यूट्यूब चैनल्स रोकने से क्या वो सारी शिकस्त फतह में तब्दील हो जाएगी? मसला ये है कि मीडिया पे तो नहीं जंग लड़नी होती ना, जंग लड़नी होती है मैदान में। जब तक आप मीडिया पे लड़ते रहे आपने बड़ी कामयाबियां हासिल की, लेकिन जब वो असल मैदान में जंग आई तो फिर आप माइंड करके कभी इसका अकाउंट बंद, कभी उसका अकाउंट बंद। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से एक और खबर आई कि अदालत ने जनाब इजाजत दे दी है कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक जो टेस्ट है वो करवाया जाए। यानी पुलिस ने कहा कि हम इमरान खान साहब का टेस्ट करना चाहते हैं केसेस के हवाले से, कि उनसे पूछेंगे नहीं, वो जो मशीन लगा के इंटरव्यू किया जाता है कि अगला बंदा सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है तहरीक इंसाफ का। क्या इमरान खान साहब ये टेस्ट लेंगे? भाई इमरान खान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये टेस्ट लेंगे। वो आपको पता है कि एक बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से झूठा साबित किया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। अब ये खबर मैंने इसलिए शेयर की है कि एक तरफ कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी वो हालात तब्दील हो रहे हैं और बातचीत की तरफ चीजें जा रही हैं। मुझे नहीं लगता। अब इस वक्त तो हुकूमत को लगता है कि शायद पहली दफा वो इस पोजीशन में आए हैं कि जहां पे उनको अपनी थोड़ी सी लेजिटिमेसी नजर आ रही है। उनको खुद नजर आ रहा है कि शायद जो है अवाम थोड़े से हमारे साथ हो गए। पहले तो उनका क्राइसिस ही ये था कि उनको अवाम के अंदर उस तरह लेजिटिमेसी इस हुकूमत की नहीं हुई। हर जगह पे वो एक तरह से अपने तोजियात ही पेश करते रहते थे, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन जब से भारत को मार पड़ी है तो पहली दफा इस हुकूमत को ये महसूस हो रहा है कि शायद हमें भी अवाम ने कबूल कर लिया है, हम अवाम के अंदर उस तरह मकबूल हो रहे हैं। क्योंकि ये जब भी इनके तजियाकार भी बात करते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि 2024 के इंतखाबात में ये हैं, ये चीज है या ये तहफुजात है। वो हमेशा कहते हैं जी वो 2018 को देख लो। तो एक तरह से वो इस चीज को एग्री करते हैं कि जनाब इन इंतखाबात के हवाले से संगीन नोयत के तहफुजात हैं। जिस तरीके से ये इलेक्शन लड़ा गया, काजी फाइज ईसा का जो उसमें शर्मनाक किरदार था, जिस तरीके से सिंबल लिया गया, वो सारी चीजें जेर बहस रहती हैं और बड़ा प्रेशर रहता है इनके ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी तनकीद होती है। पहली दफा भारत को शिकस्त देने के बाद हुकूमत को यह लगता है कि शायद हम भी थोड़े मजबूत हुए हैं अवाम की नजरों में। बाकी वो इंतजामी एतबार से तो वो बहुत सारे मामला चला ही रहे हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर क्या वो कोई तहरीक इंसाफ से नरमी दिखाएंगे या तहरीक इंसाफ को एंगेज करने की कोशिश करेंगे या तहरीक इंसाफ से हालात बदलेंगे? मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऑल्दो के बहुत सारे लोग इसके ऊपर इस तरह की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी चीजें बदल सकती हैं, आने वाले दिनों में ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिलहाल मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानियां नजर नहीं आ रही। अब आप देख लें कि एक तरफ इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो आप ये कह रहे हैं कि जी वो इमरान खान साहब के लिए कोई आसानियां हो जाएंगी, हालात तब्दील हो जाएंगे। फिलहाल मुझे इस तरह की कोई भी बड़ी पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आ रही है। काजी फाइज ईसा साहब का जिक्र आया तो ये सामने आप देख सकते हैं। आज उन्होंने एक अखबार में कॉलम भी लिखा है जिसमें उन्होंने UN चार्टर और इंटरनेशनल लॉ की बात की है। और आरफा नूर साहिबा जो डॉन न्यूज पे अपना प्रोग्राम भी करती हैं, उन्होंने वो उसको ट्वीट भी किया हुआ था उनके उस कॉलम को काजी फाइज ईसा के, और उन्होंने लिखा हुआ था कि काजी फाइज ईसा नाउ वांट्स टू स्कूल अस अबाउट इंटरनेशनल लॉ आफ्टर हैविंग टॉट अस all about constitution,
को इज्जत दो। उन्होंने कहा कि ये बंदा अब हमें आलमी कानून के बारे में पढ़ाना चाहता है। इससे पहले इसने जो आइन को इज्जत दो के हवाले से हमें सबक पढ़ाया है, हमें जो दिखाया है वो पूरी दुनिया ने देखा। अब इस शख्स की आप ऑडेसिटी देखें कि ये इंटरनेशनल लॉ के ऊपर बात करेगा और इंटरनेशनल लॉ हमें पढ़ाएगा। इस शख्स ने पाकिस्तान के आइन के साथ क्या किया, पाकिस्तान के कानून के साथ क्या किया, अब ये बैन अल-अक़वामी कानून के हवाले से हमें स्कूल करना चाहते हैं। ये आरफा नूर साहिबा ने कमेंट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है। मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा साहब को ना आइन की बात करनी चाहिए, ना कानून की बात करनी चाहिए, ना इंटरनेशनल लॉ की बात करनी चाहिए। उनका जो दौर था ये मुतफिका चीज है। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ हुकूमत को सपोर्ट भी करते हैं, कुछ हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, जो सीनियर कानूनदान है आप उनसे बात करें तो मेजॉरिटी उनकी आपको ऐसी मिलेगी जो कहेगी कि काजी फायज ईसा साहब का जो दौर है वो एक तारीख दौर था अदलिया के लिए। उनका बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने जो किरदार अदा किया वो इंतहाई शर्मनाक था। कल लतीफ कोसा साहब ने मुझे इंटरव्यू देते हुए ये बात की। उसके अलावा दीगर जो लोग हैं उसमें एतजाज एहसन साहब हो जाएं, बड़े बड़े कानूनदान हो जाएं, वकला ने इस पे खत भी लिखे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो काजी फायज ईसा साहब के दौर को शर्मनाक दौर के तौर पे याद रखा जाएगा, ये वकला कहते हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ऐसा तो मार्शल्लाह दौर में भी हमने नहीं देखा कि आला अदलिया ने ऐसा किरदार अदा किया हो जो किरदार काजी फायज ईसा अदा करके गए हैं। और अब वो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर किसी अखबार के अंदर जनाब वो कॉलम भी लिख रहे हैं और उनका ये ओपिनियन पीस छपा है, तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो फिर आएगा। अच्छा, आज इमरान खान साहब के सियासी रुफका की उनसे मुलाकात भी होनी है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक अभी पता नहीं है कि ये मुलाकात होगी या नहीं होगी। अली अमीन साहब ने भी मिलना है, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, उसामा हमजा जो MNA हैं, मियाँ गौस जो हैं वो, और फैसल जावेद साहब का नाम है, और MNA राना आतिफ का नाम है। आप देखते हैं कि इनमें से किन किन को हुकूमत मिलने देती है। अगर हालात तब्दील हो गए हैं, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो फिर तो इन सब की आज मुलाकात हो जानी चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।